दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक और नई कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है टारो, जो असल में एक हॉरर एंथोलॉजी फिल्म है जिसमें टोटल 3 कहानियां हैं। ये तीनों कहानियां कुछ डिमोनिक टारट कार्ड के आसपास घूमेंगी, जिसकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये मूवी थ्रिलर हॉरर टाइप है बट कहानियां काफी ज्यादा अच्छी हैं जो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं टारो मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो मूवी शुरू होती है और पहली कहानी का नाम है सेंटास विजिट। ये कहानी शुरू होती है क्रिसमस के टाइम को दिखाते हुए, जहां हम देखते हैं जीवो नाम की एक औरत को और उसकी बेटी मीना को। जीवो अपनी बेटी को क्रिसमस शॉपिंग पे लाती है, पर मॉल में पहुंचते ही उसे अपनी जॉब एप्लीकेशन से मैसेज आ जाता है और इतने में मीना कहीं चले जाती है। जीवो तुरंत जाकर अपनी बेटी को ढूंढती है, पर मीना ने उठा ली थी एक महंगी गुड़िया। अब क्योंकि जीवो पे अभी जॉब नहीं थी तो वो मीना को महंगी गुड़िया नहीं दिलाती, पर तभी जीवो को जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक टारट कार्ड, जिससे वो बिना सोचे समझे अपने पास रख लेती है और कार्ड रखते ही उसे जॉब मिल जाती है एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कैशियर की, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी को वादा करती है डॉल बाद में खरीद कर लाने का। उस रात को जीवो मीना को सुनाती है पीटर पैन और टिंकर बेल की कहानी, जिसमें पीटर पैन बीमार टिंकर बेल की मदद करता है। कहानी सुन के मीना सोने जाती है, पर सोने से पहले मीना अपनी माँ को बताती है कि हर रात उसे अपने क्लोजेट में से एक मॉन्स्टर की आवाजें आती है। जीवो जाकर चेक करती है पर अंदर कोई नहीं था। नेक्स्ट डे जीवो जाती है अपनी माँ के यहाँ, जहाँ पे वो सब्जियां काटती है अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ एक लोकल बिजनेस चलाती थी खाना बांटने का। पर जब जीवो अपनी माँ को टारट कार्ड के बारे में बताती है तो उसकी माँ बोलती है कि टारट कार्ड मिलना शुभ होता है। और जब जीवो टारट कार्ड का मतलब इंटरनेट पे देखती है तो भी अच्छा ही अच्छा लिखा हुआ था। जिसके बाद जीवो जाती है अपनी कैशियर वाली जॉब पोजीशन के लिए बात करने बॉस से। वो बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस था और वो साफ बोल देता है कि जीवू को क्रिसमस पे भी काम करना होगा, जिससे जीवू परेशान हो जाती है क्योंकि वो उस दिन अपनी बेटी के साथ नहीं रह पाएगी। क्रिसमस अगले ही दिन था और इसलिए जीवू पूरे दिन बेबी सिटर ढूंढने की कोशिश करती है, पर से कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद जीवू जाके मीना को फिर से कहानी सुनाती है, पर रात को वो मीना को बताती है सेंटा के भाई क्रैम्पस के बारे में, जो उन बच्चों को अपने साथ ले जाता है जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। इसके बाद जीवू मीना को अपनी जॉब के बारे में बताती है और मीना अपनी माँ की बात मानकर घर पे क्रिसमस पे अकेले रहने को रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे जीवू कैशियर की जॉब शुरू करती है और उस दिन एक कस्टमर की महंगी गुड़िया काउंटर पे ही रह जाती है, और जब वो कस्टमर वापस नहीं आती अपनी गुड़िया लेने तो जीवू उस गुड़िया को दूसरी तरफ साइड में रख देती है। वो तुरंत अब मीना को कॉल कर बताती है कि वो आज रात को उसके लिए एक सरप्राइज ला रही है। पर दोस्तों इसका मतलब जो जीवू है ना, वो उस महंगी गुड़िया को चुराने का प्लान कर रही थी। रात के टाइम ही था क्रिसमस, पर तभी दूसरी तरफ से मीना बोलती है कि क्लोजेट के अंदर से उससे मिलने के लिए आया है सेंटा क्लॉज, जिससे जीवू हो जाती है कंफ्यूज। मीना सेंटा के बारे में बात करने लगती है, पर जीवू से सवाल करती है कि कहीं घर में कोई चोर वगैरह ना घुस आया हो। और इस कॉल के बाद जीवू को हो जाती है अपनी बेटी की चिंता, क्योंकि सेंटा ने मीना को एक गुड़िया भी ला कर दी थी, ऐसा मीना ने अपनी माँ को बताया। जीवू अब मीना से टेक्स्ट पे बात करने लगती है और मीना बताती है कि सेंटा क्लॉज बहुत ज्यादा बड़ा है और उसकी काली दाढ़ी है और उसने काले कपड़े पहने हुए हैं, जिससे जीवू के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि मीना शायद खतरे में है। तभी वहां पे आ जाता है बॉस और वो जीवू को ज्यादा देर तक लंच करने के लिए टोक देता है। जीवू अब परेशान होकर वापस जॉब पर जाती है, पर वो मैसेज में बात करती रहती है मीना से। मीना बताती है कि वो अभी भी सेंटा के साथ खेल रही है, पर तभी बॉस आ जाता है और वो जीवू को फोन चलाने से मना करता है। जीवू अब बॉस से बोलने लगती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है तो शायद उसे घर जाना चाहिए, पर बॉस साफ मना कर देता है और वो जीवू को सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक देता है। जीवू अब तुरंत जाकर मीना को फोन लगाती है, पर वो फोन नहीं उठाती, जिससे उसकी चिंता बढ़ जाती है और फिर जीवू हार मानकर अपने एक्स हस्बैंड को फोन करती है, पर उसे तो मीना की बिल्कुल चिंता थी ही नहीं। जीवू की एंजाइटी आसमान पार हो जाती है, पर तभी मीना करती है उसे वीडियो कॉल, जिससे जीवू की जान में जान आती है और जीवू मीना को देखती है कि उसने एक एल्फ की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी।
मीना बोलती है कि सेंटा ने उसे एक कॉस्ट्यूम दी है, जिसके बाद मीना नाच कर दिखाने लगती है। पर दोस्तों, किसी ने उसका फोन पकड़ा हुआ था, जिससे अब जीवू के होश उड़ जाते हैं और फोन हो जाता है कट। जीवू तुरंत जाकर बॉस से माफी मांगते हुए छुट्टी मांगती है, पर बॉस उसे रोक लेता है उस गुड़िया के चक्कर में जो जीवू चुराने वाली थी, और वो जीवू पे इल्जाम लगाने लगता है कि वो एक चोर है। वो जीवू को ले जाकर सवाल जवाब करने लगता है और जीवू उसे सच बता देती है, पर वो बॉस उससे फिर भी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता है, जिससे जीवू को भी आ जाता है गुस्सा। तभी मीना का फोन आता है, पर बॉस जीवू का फोन छीन लेता है और वो जीवू के रिक्वेस्ट करने पे भी फोन नहीं देता। वो जीवू को ले जाता है बैक रूम में, जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक होती है, जिसमें साफ हो जाता है कि जीवू ने अभी चोरी नहीं करी। यहाँ पे फाइनली जीवू पे अपर हैंड था और वो अब अपने खड़ूस बॉस को सुनाने लगती है। वो जॉब छोड़ देती है और अपना फोन लेकर बॉस को उल्टा सीधा बोल के वहां से चले जाती है। जीवू अब मीना को फोन करती है और लकीली मीना फोन उठा लेती है, पर अब मीना बोल रही थी कि सेंटा उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे हैं। जीवू अब चिल्लाती है और बोलती है अपनी बेटी को किसी भी आदमी के साथ कहीं भी मत जाना, पर मीना बोलती है कि जीवू को क्रिसमस की रात पर घर पे होना चाहिए था। जीवू माफी मांगने लगती है और वो पहुंचती है घर, पर घर पहुंचने पे मीना उसे कहीं नहीं मिलती। जीवू पूरा घर इन्वेस्टिगेट करने लगती है और उसे लगता है कि मीना छिपम छिपाई खेल रही है, पर मीना कहीं नहीं थी और उसे क्लोजेट में मिलती है एक फोटो जिसमें क्रैम्पस था, जिसके पीछे पीछे मीना जा रही थी, जिससे अब जीवू डर जाती है। जीवू घबराते हुए पूरा घर छान मारती है और एंड में उसे मिलती है वो एल्फ की कॉस्ट्यूम जो मीना ने वीडियो कॉल पे पहनी हुई थी। मतलब क्रैम्पस मीना को अपने साथ ले गया। उस कॉस्ट्यूम के नीचे जीवू को मिलती है स्टोरी बुक और जीवू को याद आती है क्रैम्पस की कहानी। जीवू अब अपना पूरा घर उथल पुथल कर देती है, पर तभी जीवू को दिमाग में आता है एक फ्लैशबैक जिसमें वो बहुत सारे लोगों से फोन पे बात कर रही थी, और हम देखते हैं कि जिन भी लोगों से जीवू बात कर रही है वो सब लोगों से बस एक चीज बोल रहे थे कि मीना मर चुकी है और जीवू को मूव ऑन कर लेना चाहिए। और इसका मतलब मीना कहानी में थी ही नहीं, और ये सब जीवू के दिमाग की एक कल्पना थी, या फिर ये हो सकता है कि क्रैम्पस ने मीना की एग्जिस्टेंस को ही दुनिया से मिटा दिया ताकि किसी को मीना याद ही ना रहे। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब दूसरी कहानी का नाम है लेट नाइट टैक्सी। यह कहानी शुरू होती है डोंगी नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो एक बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो आदमी करप्टेड था। उस रात को डोंगी को दो पुलिस वाले गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रहे थे और वो उससे पूछते हैं कि उसने मर्डर क्यों करा। और डोंगी बताने लगता है कहानी थोड़े टाइम पहले से, जब गलती से एक टारट कार्ड से उसकी उंगली में खून आ गया था, और वो टारट कार्ड था द फूल का। डोंगी बताता है कि वो कार्ड बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, क्योंकि कार्ड मिलते ही डोंगी की हालत बदल गई। अब टारट कार्ड मिलने के बाद डोंगी नहा धोकर अपनी बीवी से बात कर रहा था जब उसकी मिस्ट्रेस बाथरूम में आकर स्मोक करने लगती है, पर उसकी बीवी को ये नहीं पता था कि उसका पति उस पर चीट कर रहा है, और वो जो मिस्ट्रेस थी ना, वो भी बस पैसों की भूखी थी। डोंगी को उस रात को घर जाना था, पर मिस्ट्रेस पैसे मांगने लगती है और वो ये भी बोलती है कि वो उसका राज सबको बता देती। पर डोंगी किसी तरीके से अपनी मिस्ट्रेस को शांत करवा कर वहां से निकल जाता है और जाकर बैठता है एक टैक्सी में। अब थोड़ी देर बाद गाड़ी का ड्राइवर थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगता है और वो डोंगी से उसकी पर्सनल लाइफ और आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगता है, जो डोंगी को लगता है थोड़ा अजीब। तभी एक बाइक वाला ओवरटेक कर देता है उनकी गाड़ी को और गुस्से में ड्राइवर उस बाइक वाले के साथ रोड रश करने लगता है, जिससे डोंगी अब घबराने लगा था क्योंकि ड्राइवर का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। डोंगी को ड्राइवर की गर्दन पे टैटू भी दिखाई देता है, जिससे वो घबरा जाता है क्योंकि दोस्तों कोरिया और जापान में टैटूज को अच्छा नहीं माना जाता। ड्राइवर उल्टी सीधी बातें करने लगता है और वही डोंगी थोड़ा उसे डिस्ट्रैक्ट कर उसके पास जो बैग रखा हुआ था उसके अंदर करने लगता है छाना बीनी, और डोंगी को मिल जाता है ड्राइवर की आईडी, पर उस आईडी के पीछे लगा हुआ था खून, जिससे डोंगी डर जाता है और ड्राइवर उसे छाना बीनी करते हुए देख लेता है। डोंगी किसी तरीके से ड्राइवर का ध्यान भटका देता है, पर डोंगी समझ चुका था कि उसकी जान खतरे में है। डोंगी और उल्टी सीधी चीजें नोटिस करने लगता है और थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है जंगलों के बीचों में टॉयलेट जाने के लिए। ड्राइवर जाता है अपना काम करने के लिए और वो साथ में फोन पे भी किसी से बात करने लगता है, पर पीछे से गाड़ी से बाहर निकलता है डोंगी और वो ड्राइवर की बातें सुनने लगता है
और बातों में ड्राइवर बात कर रहा था कुछ आदमियों से जो किसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ड्राइवर के पास आने वाले थे उसी जंगल में। ये बात सुनकर डॉगी पूरी तरीके से डर जाता है और उसे लगता है कि ये जो ड्राइवर है ना, ये कोई असैसिन है जो डोंगी को मारने वाला है। सारी बातों को सुनकर डोंगी वापस भागने लगता है, पर वो रास्ते में ही गिर जाता है और ड्राइवर उसे देख लेता है। डोंगी और ड्राइवर दोनों ही हंस के इस बात को टालने लगते हैं, पर अब डोंगी को किसी भी तरह इस ड्राइवर से बच के निकलना था। वो दोनों वापस जाने लगते हैं गाड़ी की तरफ, बट डोंगी हर कदम फूंक कर रख रहा था और जैसे ही ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, डोंगी समझ जाता है कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसलिए वो ड्राइवर का ध्यान भटकाने लगता है और अचानक ही वो जेब से निकालता है एक पेन और ड्राइवर की गर्दन में बार बार स्टैब कर कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है, इससे पहले ड्राइवर उसे मार पाए। ड्राइवर मारा जाता है और डोंगी ड्राइवर की लाश को निकालकर साइड पे रख देता है। वो अब टैक्सी लेके वहां से भागने लगता है, बट डोंगी का आज लक खराब था क्योंकि टैक्सी फंस जाती है एक गड्ढे के अंदर और वो बिना मदद के अब निकलने वाली नहीं थी। और तभी ड्राइवर के फोन पे आता है एक मैसेज, जिससे डोंगी को पता लगता है कि दो लोग लाश ठिकाने लगाने के लिए आ ही रहे हैं। अब दोस्तों, लाश ठिकाने लगाने वालों को ये तो पता नहीं होगा कि डोंगी कौन है, तो डोंगी यहाँ पे अपने चांसेस ले लेता है और करता है चालाकी। थोड़ी देर बाद दो आदमी वहां पे आते हैं लाश ठिकाने लगाने के लिए, पर डोंगी ने पहले ही ड्राइवर की लाश को पैसेंजर सीट पे रख दिया था। डोंगी खुद को ड्राइवर बताता है और ड्राइवर को डोंगी बताता है और वो उन दोनों आदमियों से टैक्सी भी गड्ढे से निकलवा लेता है। वो दोनों लोग भी बहकावे में आ जाते हैं और फिर जब वो लाश के बारे में डोंगी से पूछते हैं तो डोंगी बोलता है कि लाश गाड़ी के पीछे रखी है, पर दोनों आदमी जाकर गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं जिसके अंदर पड़ा हुआ था एक मरा हुआ हिरन। मरा हुआ हिरन देख के डोंगी भी चौंक जाता है और यहाँ पे उसे फाइनली चीजें समझ आती है। असल में जो ड्राइवर था वो एक इनोसेंट आदमी था जिसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए लोगों को बुलाया था, बट वो लाश बस एक हिरण की लाश थी, ना कि किसी इंसान की। और ड्राइवर का मकसद डोंगी को मारने का था ही नहीं और डोंगी ने गलत फहमी के चक्कर में ही ड्राइवर का ही मर्डर कर दिया। पर यह बात थोड़ी ही देर में पता लग जाती है उन दोनों आदमियों को, क्योंकि वो लोग देख लेते हैं ड्राइवर की लाश को और उन्हें ये बात जैसे ही पता चलती है दोनों ही आदमी हमला कर देते हैं डोंगी पे। डोंगी फाइट बैक करता है और वो किसी तरीके से उन दोनों से बचकर निकल जाता है। वो दोनों एंड में जब डोंगी को ढूंढ रहे थे तो डोंगी पीछे से आता है और एक बड़े से डंडे से आके दोनों पे हमला कर कर उन्हें मार कर देता है बेहोश। खैर डोंगी समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती से निकलना नामुमकिन है, तो वो सबूत मिटाने की कोशिश में दोनों बेहोश लोगों को बिठा देता है लाश के साथ और गाड़ी में लगा देता है आग। डोंगी अब अपनी वाइफ को फोन करके बोलता है कि वो घर आ रहा है, जिसके बाद वो चलकर जाने लगता है रोड पे से घर, पर वहां पर उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। तभी पीछे से आती है पुलिस और वो डोंगी को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस वालों को ही डोंगी अपनी ये पूरी कहानी बता रहा था और जब कहानी पूरी होती है तो पुलिस वाले डोंगी को बताते हैं कि उसे जो गिरफ्तार करा है ना, वो इसलिए करा है क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस को किसी ने मार दिया है और पुलिस वालों को पूरा शक था कि वो डोंगी ने मारा है। और यहाँ पर डोंगी अपने पास को याद करने लगता है। सीन वापस जाता है उसी टाइम पे जब डोंगी और मिस्ट्रेस आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। पर दोस्तों, आर्ग्यूमेंट के बाद टैक्सी लेने से पहले मिस्ट्रेस को भी डोंगी ने पेन से स्टैब कर कर मार दिया था। मतलब सारे मर्डर्स इस कहानी में डोंगी ने ही करे हैं। ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस को फाइनली डोंगी के और सच पता लग गए थे कि उसने जंगल में भी हत्याएं करी है। पर फिर डोंगी अपना पेन निकालता है और डिमोनिक तरीके से दोनों पुलिस वालों को मार कर वहां से बच निकलता है। अब एंड में खून से लथपथ डोंगी घर जा रहा था एक अंडरपास से अपनी बीवी से बात करता हुआ, पर वो एंड में अपने उस मर्डर वाले पेन और टारट कार्ड को डाल देता है एक लॉकर में, जो उसे वहीं पे मिलता है अंडरपास में, क्योंकि वो समझ गया था कि ये टारट कार्ड कुछ डिमोनिक है। और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी का नाम है प्लीज थ्रो अवे, जिसकी शुरुआत होती है सेकंड कहानी वाले अंडरपास से ही, जहाँ पे हम देखते हैं राय नाम के एक लड़के को जो लॉकर के पास से निकल रहा था, पर लॉकर पे उसे चिपका हुआ मिलता है एक टारट गार्ड, जिसे वो चुरा लेता है। और वो गार्ड था हाई प्रीस्टेस का। राय काम करता था एक डिलीवरी मैन का और उसे फाइनेंशियल इश्यूज थे और इसलिए वो दिन रात लगकर डिलीवरी का काम करता था। राय का एक फ्रेंड था ह्यून जिन, जिससे वो डेली रात को मिलता था। वो उसे टारट कार्ड के बारे में बताता है और इंजन के हिसाब से टारट कार्ड मिलना शुभ होता है। नेक्स्ट डे राय अपनी डिलीवरी शुरू करता है और पूरा दिन डिलीवरी करने के बाद वो जाता है आखिरी डिलीवरी करने, जो
क्युन मिन नाम की एक लड़की की थी। वो लड़की डिलीवरी लेने के बाद भी राय को रोक लेती है और उसे पानी देती है, पर राय पानी को चेक कर कर पीता है क्योंकि वो लड़की थोड़ी अजीब लग रही थी। पानी पी के राय वहां से निकल जाता है, पर क्युन मिन उसके बाद भी दरवाजा खोलकर उसे घूरती रहती है। राय का मुंह का टेस्ट थोड़ा खराब हो गया था पानी पीने के बाद, इसलिए वो एक स्टोर में जाकर पहले अपना मुंह साफ करता है। एंड द नेक्स्ट डे फिर से क्युन मिन ने खाना मंगवाया था और इस बार तो वो उसका इंतजार गेट पर ही कर रही थी। खाना लेने से पहले ही क्युन मिन राय को देती है एक ब्रेड खाने के लिए, जिससे राय तुरंत मना कर देता है और वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करता है कि हाँ भाई मेरे को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे से फ्लर्ट मत कर। बट फिर भी क्युन मिन राय को देती है अच्छी खासी टिप और ऑब्वियसली राय टिप को मना नहीं कर सकता था। पैसे देते हुए क्युन मिन फ्लर्ट करती रहती है और जब राय जवाब ढंग से नहीं देता तो क्युन मिन उसे उल्टा सीधा बोलकर वहां से चले जाती है। अब उस दिन की शाम को क्युन मिन फिर से ऑर्डर करती है खाना और राय को फिर से उसके घर जाना पड़ता है, जहाँ पे फिर से क्युन मिन ऑलरेडी गेट पे ही रेडी थी, वो भी टिप लेके। राय टिप लेने से मना करता है पर क्युन मिन उसे टिप दे के ही मानती है। क्युन मिन फिर अपनी स्कर्ट उठाकर राय से फ्लर्ट करने लगती है और उसे बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है, पर राय को आ जाता है गुस्सा और वो क्युन मिन को सुनाने लगता है। वो बोल देता है कि क्युन मिन उसके टाइप की नहीं है और वो उसकी टिप भी जमीन पे फेंक देता है, जिसके बाद क्युन मिन उदास होकर वहां से चली जाती है और राय क्युन मिन के जाने के बाद पैसे उठाकर वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके लिए पैसे जरूरी थे। अब रात को राय घर पे पड़ रहा था जब वो हिनजिन को फोन कर सब कुछ बताता है और हिनजिन राय को बोलता है उस औरत से दूर रहने के लिए। पर फिर नेक्स्ट डे राय को फिर से उसी लड़की का ऑर्डर लेके आना पड़ता है और अब तो लोकल रेस्टोरेंट को भी उस औरत पे शक हो गया था। राय जब डिलीवरी करने निकल ही रहा था तभी उसे अपनी कंपनी से फोन आता है और कंपनी वालों को क्युन मिन ने हरासमेंट की रिपोर्ट फाइल करवा दी थी। कंपनी वाले राय को अब जॉब से निकालने की धमकी देते हैं, जिससे राय हो जाता है आग बबूला और वो गुस्से में जाता है क्युन मिन के घर। पर इस बार क्युन मिन पूरा दरवाजा नहीं खोलती। राय क्युन मिन से पूछता है कि उसने रिपोर्ट क्यों करी, पर क्युन मिन इस बात का जवाब ना देते हुए अपने घर का कूड़ा बाहर रख देती है पैसों के साथ और बोलती है कि इसे भी फेंकते हुए जाना। अब क्योंकि पैसे मिले थे तो राय जाकर कूड़ा फेंक देता है, पर कूड़े में से खून निकलता है जो राय के जूतों पे लग जाता है, पर ऑब्वियसली राय को लगता है कि ये एनिमल ब्लड होगा। नेक्स्ट टाइम जब राय डिलीवरी के लिए जाता है तो क्युन मिन ऑर्डर ले लेती है और फिर से कूड़ा फेंकने को देती है, पर अब वो उससे बात बिल्कुल नहीं करती। राय जाकर कूड़ा फेंकता है पर कूड़े में से आ रही थी बदबू सड़े हुए मांस की और इसलिए आज राय चेक करने लगता है कूड़े को और उसके अंदर राय को मिलते हैं बहुत सारे कपड़े जो खून में सने हुए थे। नेक्स्ट डे राय सब कुछ ह्यूनजिन को बताता है और ह्यूनजिन समझाता है कि शायद उसे उस औरत की डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पर एक बार फिर से राय रात को डिलीवरी करने जाता है और उसे क्युन मिन फिर से कूड़ा भी फेंकने को देती है, पर उस रात को वो उस कूड़े में से एक मांस का टुकड़ा निकालकर अपने साथ ले जाता है। घर जाकर वो करता है असली साइंस वाली इन्वेस्टिगेशन और उसे पता चलता है कि वो मांस का टुकड़ा तो असल में इंसान का है, जिससे राय के उड़ जाते हैं होश। राय अगले दिन सब कुछ बताता है ह्यूनजिन को और वो तुरंत फोन कर देता है पुलिस को, पर राय फोन काट देता है क्योंकि पुलिस कॉलेज स्टूडेंट्स के साइंस टेस्ट पे यकीन नहीं करेगी। जिसके बाद राय को असली सबूत चाहिए थे ताकि वो क्युन मिन को फंसा सके और इसलिए रात को राय फिर से जाता है डिलीवरी लेके क्युन मिन के घर। बट आज रात क्युन मिन दरवाजा ही नहीं खोलती, बट राय देखता है कि दरवाजा ऑलरेडी ही खुला हुआ है। राय घर के अंदर चले जाता है और अंदर से क्युन मिन का घर पूरा लाल हो रखा था। हर जगह पन्नियां बिछी हुई थी और कूड़ा पड़ा हुआ था और बदबू आ रही थी सड़े मांस की। राय घर में इधर उधर क्युन मिन को ढूंढने लगता है और जल्दी ही उसे एक काउंटर पे मिलता है खून। राय को फिर आगे एक और काउंटर पे कटे हुए मांस के चिथड़े मिलते हैं, पर एक मांस के टुकड़े पे टैटू था जो राय ने पहले भी देखा था क्युन मिन की जांघ पे और ये देख के राय को हो जाती है उल्टी। अब तभी क्युन मिन की आवाज आती है कोने से जो अंधेरे में खड़ी थी और वो राय को बोलती है कि अब मैं फाइनली पतली हो गई, तो क्या तुम अब मुझे पसंद करोगे। राय चिल्लाने लगता है क्युन मिन पे क्योंकि वो समझ गया था कि क्युन मिन ने अपने साथ क्या किया है और तभी राय का पैर फंस जाता है एक बेयर ट्रैप में।
राय गिरकर चिल्लाने लगता है और डेमोनिक क्विनमिन उसके पास आती है, जिसने अपने शरीर से सारा मोटापा काट कर बाहर निकाल दिया था ताकि वो पतली और सुंदर हो जाए राय के लिए, क्योंकि उसे हो गया था उससे प्यार। क्विनमिन की डेमोनिक हालत देखकर राय की सांसें अटक जाती है और वो भाग भी नहीं पाता, जिसके बाद डेमोनिक क्विनमिन एक सुई लेकर बढ़ती है राय की तरफ। राय चिल्लाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले दिन एक नया डिलीवरी मैन आता है डिलीवरी करने, पर क्विनमिन अगले दिन भी दरवाजा नहीं खोलती। क्विनमिन डिलीवरी मैन को घर के अंदर बुला लेती है एंड ऑब्वियसली उस आदमी को भी घर में हर जगह खून मिलने लगता है। एंड देन उसके होश उड़ जाते हैं जब एक कोने में उसे बंधा हुआ मिलता है राय, जिसे डेमोनिक क्विनमिन ने चेन में बांध रखा था। राय का मुंह भी उसने सिल दिया था और राय को वो एक पेट की तरह रख रही थी। राय को देखते ही आदमी चिल्लाने लगता है और राय उस आदमी को शांत करवाने की कोशिश करता है, पर अब शायद वो आदमी भी पकड़ा जाएगा क्विनमिन के द्वारा और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन तारो मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो बस लाइक होगी। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और बाकी सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हो और बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।